हाँ, तो पिछले वीडियो में हम लोग जो है समसूत्री और अस्तरी विभाजन के बारे में जो है अंतर देखे हुए थे कि क्या अंतर होता है माइटोसिस और मेयोसिस डिवीजन में। आज हम लोग जो है माइटोसिस डिवीजन के बारे में मतलब समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि समसूत्री विभाजन जो होता है या कोई भी विभाजन होता है, चाहे वो समसूत्री हो या वो असूत्री हो। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो बेहतर होगा कि चलिए पार्ट 2 में जो चैप्टर चल रहा है सेल साइकिल एंड डिवीजन, जिसका पार्ट 2 है, इसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर हम बताए हुए हैं कि माइटोसिस और जो मेयोसिस डिवीजन होता है, जो समसूत्री और असूत्री विभाजन होता है, उसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली जो माइटोसिस डिवीजन है, समसूत्री विभाजन जो है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़े हुए थे कोई भी जो कोशिका विभाजन है, चाहे वो समसूत्री हो या असूत्री हो, वह 2 चरणों में होता है। पहले होता है उसके केंद्रक का विभाजन और तब होता है उसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो जो केंद्रक का विभाजन है उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है? केंद्रक का विभाजन बतलाए हुए हैं फर्स्ट पार्ट में जो है, इसको हम तोड़ते हुए बतलाए हुए हैं। कैरियो मतलब होता है केंद्रक, काइनेसिस मतलब होता है विभाजन। तो केंद्रक का विभाजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य का विभाजन कहलाता है साइटोकाइनेसिस। तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो अब जो साइटोकाइनेसिस है ये सब में सेम ही होता है। तो साइटोकाइनेसिस का एक अलग वीडियो होगा, इसमें हम केवल जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस का। तो पहले हम लोग कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन, तो पहले हम देखेंगे समसूत्री विभाजन और तब देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। जैसा हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो समसूत्री विभाजन है वो एक ही चरण में होता है और उसमें जो क्रोमोसोम होता है संतति कोशिकाओं में वो समान होता है जनक कोशिकाओं से। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन। इसका इंट्रोडक्शन जो है पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं। ठीक है, कि समसूत्री असूत्री क्या होता है इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर पार्ट 2 देख लीजिएगा, ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो जो समसूत्री विभाजन होता है, जो माइटोसिस डिवीजन होता है, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें बताया था कि एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या समान होती है, इसलिए इसको सम विभाजन भी कहा जाता है, इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या समान होती है जनक कोशिकाओं में और संतति कोशिकाओं में। अब ये सूत्री विभाजन है, इसमें अगर हम देखें तो जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें पहले ही पढ़े कि 4 चरणों में होता है। जो केंद्रक विभाजन है इसमें कितने चरणों में होता है? 4 चरणों में। कौन कौन? एक होता है प्रोफेज, ठीक है, इसको बेहतर होगा आप अंग्रेजी में ही याद रखिए, हिंदी में हालांकि इसको होता है पूर्वावस्था, प्रोफेज या फिर पूर्वावस्था। दूसरा होता है मेटाफेज, मेटाफेज या फिर इसको बोलते हैं मध्यावस्था। तीसरा होता है एनाफेज, जिसको बोलते हैं एनाफेज या फिर इसको बोलते हैं पश्चावस्था। और चौथा होता है टीलोफेज, जिसको कि बोलते हैं अंत्यावस्था। तो ये 4 चीजें होती हैं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। तो ये चारों मतलब किसका भाग है? चारों कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन का भाग है। तो पहले हम लोग देखेंगे कैरियोकाइनेसिस और तब इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साइटोकाइनेसिस। तो जो कैरियोकाइनेसिस है, जो केंद्रक का विभाजन है, वो 4 चरणों में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये चारों चरणों में क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम लोग अब देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब कोशिका विभाजन शुरू होता है, ठीक है, उसके पहले G1 फेज होता है, S फेज होता है और G2 फेज। अगर ये नहीं देखे तो जाकर पार्ट 1 जरूर देखिएगा, इसका पार्ट 1 देखिएगा तो वहाँ हम सब बताए हैं कि G1, S और G2 फेज क्या होता है। तो G1, S और G2 फेज होता है, उसके बाद आता है कैरियोकाइनेसिस। अगर नहीं देखे तो प्लीज बोल रहे हैं जाकर देख लीजिए, तभी वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज,
फिर होता है कैरियोकाइनेसिस। अब जो कैरियोकाइनेसिस होता है, जो केंद्रक विभाजन होता है, उसमें फिर 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब ये जो चारों अवस्थाएं, इसमें क्या क्या होती हैं? तो जब वहां पर एस फेज में हम देखे थे कि डीएनए डबल हो गया था, डीएनए डबल हो गया था और क्रोमोसोम में ही था, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है 23 जोड़ा है, लेकिन शुरू शुरू में वो क्रोमोसोम नहीं रहता है, शुरू में वो क्रोमेटिन रहता है। अगर वो भी नहीं देखे तो चल जाना, सेल जो चैप्टर पढ़ाए हैं हम, सेल का जो लास्ट वीडियो है न्यूक्लियस, केंद्रक का जो वीडियो है, पार्ट 6 या 7 होगा, जो केंद्रक होगा देखना, थंबनेल पे लिखा होगा केंद्रक, उसको देखना। उसमें हम बताए हैं कि कैसे क्रोमेटिन होता है और कैसे जो है बनता है केंद्रक क्रोमोसोम। देखो अभी देखिए, जो क्रोमेटिन होता है, केंद्रक विभाजन से पहले कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय प्रोफेज में जो क्रोमेटिन है वो आपस में संघनित होकर क्रोमोसोम का मतलब कि गुणसूत्र का निर्माण करता है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, गुणसूत्र 23 जोड़ा होता है, 46 होता है। जो 46 गुणसूत्र वो पहले से ही नहीं होता है, बल्कि पहले क्या बनता है, पहले वो क्रोमेटिन रहता है, बाद में आपस में सुव्यवस्थित होकर, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स की मदद से सुव्यवस्थित होकर क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो प्रोफेज में यही चीज होता है। देखो क्या था, ये कोशिका था, इसके अंदर केंद्रक था, इसके अंदर क्रोमेटिन था। क्रोमेटिन, गुणसूत्र हमेशा नहीं होता है, क्रोमोसोम हमेशा नहीं होता है। क्रोमोसोम अब आता है जब प्रोफेज शुरू होता है, जब केंद्रक विभाजन होने वाला होता है, तब क्रोमोसोम आता है, तब गुणसूत्र मतलब बनता है, दिखता है। शुरू में बहुत कुंडली संरचना होती है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है 12th क्लास में, पूरा एक वीडियो ही है इसका, ठीक है। यूट्यूब पर हम भी डाले होंगे, डीएनए के पैकेजिंग वाला एक वीडियो होगा, डीएनए का पैकेजिंग, अगर इच्छा हो तो उसको देख लेना। उसमें पूरा बताएंगे कैसे डीएनए से क्रोमोसोम बनता है, बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रिया है। अभी इतना समझिए कि कोशिका के केंद्रक के अंदर होता है क्रोमेटिन, ठीक है। जब केंद्रक विभाजन होने वाला होता है तो यही क्रोमेटिन सुव्यवस्थित होकर ऐसे क्रोमोसोम का निर्माण करता है। अभी सब बात हम बता रहे हैं ना, न्यूक्लियस वाला वीडियो में सब बात बताए हुए हैं, जाकर उसको देख लीजिएगा एक बार, फिर से हम थोड़ा सा बता देते हैं वैसे यहाँ पे। तो ये जो एक क्रोमोसोम बनता है, इसमें जो 2 क्रोमेटिन होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, जिस जगह आपस में जुड़े होते हैं इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोमियर बोलते हैं। और इसके दोनों तरफ, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ डिस्क के आकार की संरचना होती है, जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। जिसको क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। तो ये होता है गुणसूत्र क्रोमोसोम, जो कि बनता है कोशिका विभाजन की शुरुआत में, मतलब पूर्वावस्था में बनता है। पूर्वावस्था में जो क्रोमेटिन है अपने सुव्यवस्थित होता है और क्रोमोसोम का निर्माण होता है। और ये जो 2 हैं इनको कहते हैं अर्ध गुणसूत्र। क्या बोलते हैं इनको? अर्ध गुणसूत्र, जो आपस में जुड़ा हुआ है यहाँ पर, कहाँ पर? सेंट्रोमियर पे। और उसके दोनों तरफ जो डिस्क के आकार की संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है? काइनेटोकोर कहा जाता है। तो ये संरचना होता है क्रोमोसोम का। तो ये कब बनता है? प्रोफेज में, पूर्वावस्था में, हमेशा नहीं रहता है। जो 95% समय है अंतरावस्था का, इंटरफेज का, उसमें ये नहीं रहता है। जो 5% समय है कोशिका विभाजन का, जब शुरू होता है, जब पूर्वावस्था होता है, तब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का निर्माण होता है, तथा जो केंद्रक झिल्ली है ये धीरे धीरे गायब हो जाता है। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं इस तरह से। मान लो कि इस समझ में आ गया, अगर इसको लिख लीजिए। अगर नहीं जानते इसको तो हम कहेंगे जाके न्यूक्लियस वाला वीडियो पूरा देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर पूरा नहीं देखना होगा वीडियो तो लास्ट का 10-15 मिनट देख लेना, उसमें ये सब बताए हुए हैं, ठीक है। नहीं तो नहीं भी देखे उसको तो इसको लिख लो कि ये क्रोमोसोम होता है, इसमें ये 2 होते हैं जिन्हें बोलते हैं अर्ध गुणसूत्र, जहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। दोनों तरफ डिस्क के आकार की संरचना होती है, इसे कहा जाता है काइनेटोकोर, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं हम। तो प्रोफेज जब आएगा तो जो क्रोमेटिन है जो कि आपस में उलझे हुए थे, ये क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे क्या बन गया? पहले कैसे था? दिखाई दे रहा है ना, पहले ये आपस में उलझा हुआ था। जब पूर्वावस्था आया, ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली गायब हो गया, जो क्रोमेटिन था वो गुणसूत्र में चेंज हो गया और गुणसूत्र ऐसे फैल गया। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? काइनेटोकोर। और बीच में कहाँ जुड़ा हुआ है? सेंट्रोमियर पर जुड़ा हुआ है। और ये क्या है? काइनेटोकोर है,
ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बनता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हम लोग पढ़े थे उसमें, तो 2 सेंट्रियोल हो जाता है। पढ़ते हैं जब एस फेज होता है, एस प्रवस्था, पिछला वीडियो में बताया था इसको, पिछला वीडियो नहीं, वो पिछला मतलब फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 में होगा ये। कहते हैं कि जब एस फेज होता है उसमें डीएनए भी द्विगुणित होता है और सेंट्रियोल भी द्विगुणित होता है, सेंट्रियोल भी डबल होता है। तो जो सेंट्रियोल डबल हुआ है वो सेंट्रियोल यहाँ पर इसके दोनों विपरीत ध्रुव पर आ जाएगा और यहाँ से कुछ फाइबर्स निकलेंगे, कुछ तंतु निकलेंगे, जो तंतु आकर यहाँ पर काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे। देखो ऐसे, ये हुआ पूर्वावस्था, प्रोफेज। यहाँ पर प्रोफेज खत्म, मेटाफेज शुरू। समझ लो कैसे हुआ ये। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले कोशिका था, केंद्रक था। केंद्रक में क्रोमोसोम नहीं था, केंद्रक में क्या था, केंद्रक में क्रोमैटिन था। जब प्रोफेज शुरू हुआ तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे गायब हुआ और साथ में अंदर में जो क्रोमैटिन था आपस में सज के क्या बनाया, क्रोमोसोम बनाया। और सेंट्रियोल आगे दोनों अपोजिट एंड पे, दोनों विपरीत सिरा पे, यहाँ से निकला तंतु जो जाकर जुड़ गया काइनेटोकोर से। समझ में आया, ये हुआ प्रोफेज। उसके बाद आएगा मेटाफेज। अब ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो क्या होगा, ये आकर एकदम बीच में, मान लीजिए कोशिका है तो ये क्या होगा कि आकर एकदम बीच में जो क्रोमैटिन है वो ऐसे सज जाएगा, एकदम बीच में। सॉरी गड़बड़ हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्रोमैटिन हो गया और यहाँ पर आकर ये सज गया, ठीक है। ये हो गया मेटाफेज। मतलब कि क्या हुआ, ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, तो ये आकर बीच में सज गया। बीच में जो ये पट्टिका बना, जहां पर आकर ये पंक्तिबद्ध हो गया गुणसूत्र, इसको बोलते हैं मध्य पट्टिका। क्या बोलते हैं इसको, मध्य पट्टिका, मध्य पट्टिका। अंग्रेजी में बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट। तो इसमें क्या हुआ, शुरू शुरू में कोशिका था, अंदर में केंद्रक था, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम नहीं बना हुआ था, अभी क्रोमैटिन था। बाद में प्रोफेज जब अंत में हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो केंद्रक झिल्ली थे गायब हो गया, जो ये था क्रोमैटिन, ये सस के क्रोमोसोम बनाया। जो सेंट्रियोल था वो चला गया अपोजिट एंड पे, विपरीत सिरा पे, वहां से कुछ तंतु निकला, इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतु, तरकु तंतु, ठीक है। और ये क्या है, ये पता है आपको, सेंट्रियोल है। ये क्या है, सेंट्रियोल, ठीक है। ये क्या है, काइनेटोकोर, ये बताएं पीछे वाले स्लाइड में। तो ये मध्य पट्टिका, यहाँ पर आकर फिर ये अट्रैक्ट किया, तो ये आकर बीच में एकदम सज गया, इक्वेटर पे, इसको एकदम इसके बीच में केंद्र पर, तो इसको क्या बोलते हैं, मध्य पट्टिका। उसके बाद फिर ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो क्या होगा, जो ये सेंट्रोमियर है, जो ये बीच का जगह है जहाँ पर क्रोमैटिन आपस में जुड़ा हुआ है, वो टूट जाएगा, तो वही है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा कि मान लो कोशिका है, यहाँ पर दोनों, और साथ में थोड़ा सा कोशिका लंबा भी हो जाएगा, जो ये कोशिका है थोड़ा लंबा हो जाए। तो यहाँ से तंतु निकला था ना, तो कुछ तंतु आकर जुड़ा है काइनेटोकोर से और कुछ तंतु आकर इसके अपोजिट सेल से, सॉरी यहाँ पर नहीं, कुछ तंतु आकर यहाँ पर इससे जुड़ गया है, इससे। तो ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, कोशिका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं काइनेटोकोर तंतु, ठीक है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। और इसको बोलते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, नॉन काइनेटोकोर, क्योंकि ये काइनेटोकोर से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। फिर ये इसको आकर्षित किया, ये इसको मतलब खींचा अपनी तरफ, तो उससे ये टूट गया, सेंट्रियोल, तो ये सेंट्रोमियर था, टूट गया और क्रोमैटिन अलग अलग हो गया। मतलब कि ये कुछ ऐसा हो गया, मान लो ये था, उसका थोड़ा लंबा हो गया और ये टूट गया और इधर जाना शुरू कर दिया। आधा क्रोमैटिन इधर जा रहा है, आधा इधर, जो अर्ध गुणसूत्र है इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, मतलब कि ये ऐसे जाना शुरू कर दिया और यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपको पश्चावस्था। फिर होगा अंत्यावस्था। अंत्यावस्था में क्या होगा कि
देखो जब यहाँ पर ये गायब हुए थे केंद्रक झिल्ली, तो साथ में जो गोल्जी उपकरण है, जो अंतर्द्रव्यी जालिका है, बहुत सारे जो थे, बहुत सारे जो मतलब कि कोशिकांग थे वो भी गायब हो गए थे। लेकिन यहाँ पर फिर अंत्यावस्था में क्या होगा कि जो क्रोमैटिन है आपस में फिर से उलझ जाएगा, और साथ में अच्छा यहाँ पर क्या होगा, कुछ खांच भी बन जाएगा ऐसे। ये जब अंत्यावस्था में आएगा तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है, अंत्यावस्था में। और ये हो गया सेंट्रियोल, और ये क्या था, क्रोमैटिन था। क्रोमैटिन आ गया केंद्रक के अंदर, केंद्र झिल्ली के अंदर, और फिर से जो चीज़ यहाँ पर गायब हुआ था, यहाँ पर कुछ चीज़ गायब हो गया था, जैसे कि क्या क्या गायब हो गया था, केंद्रक झिल्ली गायब हो गया था, अंतर्द्रव्यी जालिका गायब हो गया था, गोल्जी उपकरण गायब हो गया था, वो सब यहाँ पर टीलोफेज में आकर वो सब फिर से बन जाएगा। केंद्रक झिल्ली भी बन गया, इसके अंदर जो चीज़ गायब हो गया था, मान लो अंतर्द्रव्यी जालिका है या फिर जो है गोल्जी उपकरण है, तो सब जो है फिर से बन जाता है, उनका पुनः निर्माण हो जाता है। तो यही है समसूत्री विभाजन, ठीक है। देखो शुरुआत कितना से हुआ, एक केंद्रक से, कितना केंद्रक हो गया, 2 केंद्र। यहाँ पर अब केंद्रक विभाजन संपन्न हो गया, मतलब कैरियोकाइनेसिस संपन्न हो गया। तो अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, 20 से कटेगा, तो वो कैसे होगा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसे होता है साइटोकाइनेसिस। रिवाइज कर लो, पूर्वावस्था में क्या क्या हुआ, पूर्वावस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हुआ, क्रोमैटिन क्रोमोसोम का निर्माण किया, अंतर्द्रव्यी जालिका गोल्जी उपकरण गायब हो गया। बस 3 बात याद रखिए। तो सब दिक्कत होता है समझते हैं, समझने में, लेकिन बस समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। पहली बात क्या हुआ, ये केंद्रक झिल्ली गायब हुआ, कोशिकांग कुछ गायब हो गए, और क्रोमैटिन क्रोमोसोम का निर्माण कर दिया। मध्यावस्था में क्या हुआ कि जो गुणसूत्र थे वो आकर मध्य पट्टिका में एकदम बीच में आकर सज गए, और यहाँ से तंतु जुड़ गया, इसको खींच रहा है, ठीक है। ये जो सेंट्रोमियर था ये टूट गया, टूटने के बाद जो दोनों अर्ध गुणसूत्र थे इसे मूव करना शुरू कर दिया, इसको बोलेंगे एनाफेज। फिर टीलोफेज में क्या हुआ, फिर से चारों तरफ केंद्रक झिल्ली बन गया, और यहाँ पर क्रोमैटिन जो है केंद्रक झिल्ली के अंदर, और साथ जो चीज़ गायब हुआ था यहाँ पर गुणसूत्र, सॉरी, जो चीज़ गायब हुआ था, जैसे कि आपको जो है अंतर्द्रव्यी जालिका गोल्जी उपकरण, उन सब का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। तो चलो वीडियो को भी खत्म किया जाएगा। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लिख लो, ले लीजिए, और अगर लिखना चाहते तो वीडियो को पॉज करके लिख लो इसको, ठीक है, ठीक है। तो वीडियो खत्म किया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे ये अलग अलग होता है, और कैसे 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अभी तक केवल होता है कैरियोकाइनेसिस हुआ है, तो 2 केंद्रक बना है, अब ये बटेगा और 2 कोशिका बनेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी इस वीडियो में परेशानी हुआ है या कुछ अगर पूछना है, कुछ समझ नहीं आया, तो उसको आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका हम जवाब दे देंगे। या फिर अगर कुछ और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको भी लिख देना, उसको हम वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।